सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। सीएम मान का ऐलान, पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं कर्जा मुक्त करन दी दित्ती ग्रांट। आप दे सीनियर आगू अते विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। आप दे एमपी संजय सिंह ने राज्य सभा विच प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विच इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल नूं संबोधित किया। लोक सभा च हरसिमरत ने कहा कि साडे नाल वादा किया गया सी कि चंडीगढ़ साडा है, साडा हक दिओ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। सीएम मान का ऐलान, पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं कर्जा मुक्त करन दी दित्ती ग्रांट। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं कर्जे तो मुक्त करन लई ग्रांट का ऐलान किया तां जो उत्तरी भारत विच उच्च सिक्ख्या के केंद्र वजों अपनी पूरी शान नूं मुड़ बहाल किया जा सके। पटियाला च गुरु तेग बहादुर हाल विखे पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्टर्स एसोसीएशन ते पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों सांझे तौर पर कार्रवाई की जा सके। प्यार दे रहे हो, जिन्ना तुसी चाह कर रहे हो, इहदे लई मैं तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा। मेरे वालों सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। बहुत सारे प्रोफैसर साहिबान, मेरी 92 मैंबरी टीम के MLA साहिबान, मीडिया के साथी, नवे पुराने कलाकार साहिबान जिन्होंने बहुत सारे नाल मैनूं काम करने का मौका मिलिया, सारिਆਂ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इत्थे मैं कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया, इत्थे मैं कोई किसी की निंदा चुगली करने नहीं आया। उहदे लई कदे फिर मन चलावांगे क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। इत्थे आपां सिर्फ वो गल्लां करांगे जिहड़ियां पॉजिटिव होण। ये स्टेज ते ये हाल जिहड़ा है ये मेरे लिए ना तो नवां है ना बेगाना है। मैं बहुत बार इस श्री गुरु तेग बहादुर हाल दे विचों गोल्ड मैडल जित के लैके गया सुनाम कॉलेज लिए। बहुत बार इत्थे परफॉर्मेंस की, फिर जो आर्टिस्ट बन गए तो बतौर आर्टिस्ट भी इत्थे आके परफॉर्म करते रहे। जो मैं उदों +1 च पढ़ता सी तो मैं दोस्तां मित्रां नाल आ जांदा सी। इस हाल दे विच मैं किसी को परफॉर्म करता देखता सी तो एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि मेरे लूरियां उठदियां सी, मैं क्यों नहीं जाता इत्थे। तो जुनून सीगा एक जुनून तो बिना कोई भी मंजिल जिहड़ी है सर नहीं की जा सकती। सो बहुत बार इत्थे मैं हार के भी गया, नहीं आया मेरा नंबर, कोई गल नहीं। अप्स एंड डाउन्स इस जिंदगी का हिस्सा ने। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। इवन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ECG इज कॉल्ड डेड। जिन्ना चिर ऐ करती है उन्ना चिर बंदे दे दिल चल रहा है, जो सीधी हो जाती है वो लकीर डॉक्टर कह जाते लै लो भाई। सो अप्स एंड डाउन जिहड़े ने तुहाडी जिंदगी बहुत सारे आउणगे, घबराउणा नहीं होता। अजकल मैनूं दुख होंदा है, पता लगता है जदों कि 98.5% नंबर आए ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ स्टूडेंट ਨੂੰ 98.6 आ गए, सुसाइड तक भी चले गए। तुसीं ये देख लो भी जरूरी नहीं होंदा कि हर एक ने 99% लैने ने, किताबी कीड़ा पढ़ना है। अजकल तो बहुत ज़्यादा रस्ते खुल गए। पहले बहुत मापे भी बहुत पाबंदियां लाउंदे सी। 80% मापे कहते सी मुंडा डॉक्टर बने। मैं फिर मरीज कौन बनूगा। 80% कहते पायलट बने। मैं सवारियां कौन बननगियां, पहले पायलट ही जाया करनगे जहाज़ां च। उन्होंने भी तो पूछ लो ना बच्चे ने वो की बनना चाहता, उन्होंने पूछो कि की बनना चाहना, वो थप्पिया ना जाए। बहुत रस्ते खुल गए हुण तां।
दुनिया एक हो गई, छोटा जिहा पिंड बन गई, टैक्नोलॉजी ने छोटा जिहा पिंड बना। हाँ, किसी नूं देख के ये ना कहो कि मैं आ बनना है, अपने अंदरों पुछो तुसीं की बनना। आंडा आंडे की किस्मत च टुटना लिखिया है, आंडे ने टुटना ही टुटना है, पर फर्क इन्ना कि जे आंडा बाहरली फोर्स नाल टुटदा है तो अंदरली जिंदगी खत्म, जे अंदरली फोर्स नाल टुटदा है तो जिंदगी शुरू। अपने आप फुटो अंदरों, बाहरलियां फोर्सां ते ना जाओ कि मैनू आ बना दो, मैं आया ये वर्गा बनूंगा, तो वर्गा बनूंगा, अपने वर्गा बनो। परमात्मा ने हर एक बंदे को कोई ना कोई गुण दिता है, पछाणन की लोड़ है। आलोचना झलनी सीखो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, और विद्या तो बड़ा दान कोई होर नहीं हो सकता। तुहाडा प्लाट चोरी हो सकता है, तुहाडी गड्डी एक्सीडेंट टोटल लॉस हो सकती है, पर जिहड़ी तुहाडे कोल विद्या है इहनूं कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई ठग दे नाल ठगी नहीं मार सकता। वो तुहाडे इत्थे पई है बस। क्योंकि जिस तरह मंत्री साहब बोल रहे सी कि साडी यूथ च एनर्जी बहुत पर यूटिलाइज नहीं होती। जिहड़े जहाज होंदे ने 747 787 777 बहुत बड़े जहाज बोइंग दे एयरबस के, उन्होंने इंजनों च बहुत ज़्यादा ताकत होंदी है, लगभग 400 तो उपर सवारियां, उन्हों का समान, अपना खुद का वजन, लगभग 1.25 लाख लीटर तो वध तेल लैके वो उड़ जाते हैं, इन्नी ताकत होती है। पर एक बहुत इंटरस्टिंग गल दसदा थानू मैं कि जदों वो जहाज एयरपोर्ट के गेट पर लग्या खड़ा होंदा है, उसकी ताकत जीरो होंदी है, क्योंकि जहाज के बैक गेयर नहीं होंदा, अगे जा नहीं सकता, बैक हो नहीं सकता। फिर एक छोटा जिहा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उन्होंने इदा करके सीधा कर देंदा, जहाज नूं रन भी दिस जाता, फिर ट्रैक्टर नूं कहंदा थैंक यू वेरी मच, हुण मैनूं अपने इंजनां ते यकीन है। मेरे देश का सारा यूथ बहुत बड़े बड़े जहाज है, तुहाडे इंजनां ते मैनूं कोई शक नहीं, पर कोई लीडर, कोई इहो जिहे विद्वान जो ट्रैक्टर बन के थानू सीधा कर दें, वो नहीं मिले। अपने आप कोई सीधे हो गए, बिंगे टेढ़े जो हो गए तो हो गए, नहीं तो बस सानू इधरों तो कुछ मिले नहीं। त्रासदी देखो, असी आईलैट्स नू डिग्री समझी बैठे हैं। एक इंग्लिश का छोटा जिहा टेस्ट है, हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा है न्यूजीलैंड जाने लिए मिलो, आस्ट्रेलिया वाले आ जाओ इधर, कनेडा किसी ने कहा कि पंजाब च रहन लिए मिलो, वो मैं कहना कि पंजाब च रहन लिए। फिर उत्थे जाके दिक्कत आउंदियां ने, भाषा हो रहा है, मौसम हो रहा है। फिर मेरे को आउंदे सी, बुलाओ जी वापस, इन्होंने जेल च चले गए। आप आपका घर क्यों ना ठीक करिए, भी अपने आप को पछाण लो कि तुसी कौन हो, पता लग जूगा बस। एक चिड़िया घर सीगा, उहदे विच एक शेर सीगा, किसी बाहरले मुल्क की गल है,
ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਲਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ। 15 ਦਿਨ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਟਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡੇਗਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੀਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ BC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ, ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖੋ। ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫਲਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, 7ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ
फीस नहीं दे तो स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं, कृपा करके मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ की आप जी का आज्ञाकार रोल नंबर इदा होंगे। मैं लिख तो दी, मैनू 9.5 नंबर भी आ गए 10 चों, नाल वेरी वेरी गुड भी लिखा, नाल मैडम ने दूजिया भी कहा ऐ होंगी अर्जी आ देखो, पर मैनू कोई बहुती खुशी नहीं हो रही सी। मैं कहा जी डैडी जी को पूछूंगा जाते हुए, तो साइकिल पर जा रहे थे, मैं आख्या जी रुको एक मिनट, मैं कहा जी तुम सानू क्यों पढ़ाने हो, कहते ताकि तुहानू अकल आवे, दुनिया की समझ आवे, है ना, सच तो झूठ का थोड़ा फर्क पता लगे। मैं कहा जे मैं कहा कि तुम सानू झूठ पढ़ा रहे हो, कहते कि मैं वो कापी कढ़ी, मैं डैडी के मुझे आ पढ़ो जी, मैं कहते बहुत वधिया, नाल तो नंबर बहुत वधिया आए हैं, नाले वेरी गुड। मैं कहा सर पहली गल तो अर्जी मैं थानू लिख रहा, एडमिट तो तुसीं हो, तो बिच मैं कही जाना चपड़ासी है, ये झूठ है जी। तो नंबर 2 तो तुझे 3 भैन भाई हैं, मैं कहा मेरी छोटी भैन है एक, तीजा कितने कि भैन भाई है। तो मेरे डैडी जी ने कहा, कहते पुत जिन्ना चਿਰ गरीबी नहीं दर्शाई जाऊगी उन्ना चਿਰ फीस माफ़ नहीं होती। मेरे मूँहों निकल गया नहीं सोते सुभाव, मैं कहा जे कि यह जहा पेन आ गया कि असी अर्जियाँ बदल सकते होइए, ये अर्जियाँ रहनगियाँ तो यही, पर एक पॉजिटिव वे ना रहनगियाँ कि मेरे पिता जी गरीब ने, फीस नहीं भर सकते, मैं नहीं कहता कि तुम माफ़ कर दो। आप दे सीनियर आगू ਅਤੇ विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਪੱਤਰ फर्जी ਸੀ। रखना चाहती हूँ। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए, और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने इस पे निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए, और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है, हाई कोर्ट में, कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है, तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहां पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है, तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं, और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूं। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन द एमएचए, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। The matter was discussed with officers concerned in the MHA, Government of India, who deal with relief and rehabilitation issues of J&K migrants. It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. Since there is no special dispensation for regularization even with Union Government of India, it may not be appropriate to regularize Kashmiri migrant teachers. ये एलजी साहब ने खुद लिखा है।
जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब एसएलपी फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का बीजेपी ने विरोध किया। तो ऐसा अब नहीं है कि बीजेपी ने भाजपा शासित अपने एलजी साहब से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, उनके पक्के होने का, उनकी जिंदगियां नॉर्मलाइज करने का विरोध किया है। सौरभ जी। हेलो। ये मसला परसों से शुरू हुआ है और आपको बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की ये जो प्रॉब्लम थी, इसको दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने सुलझाया था और इसको रेगुलराइज किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। मनीष सिसोदिया जी ने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये किया। एक साधारण सी बात थी, हमने की, हमारा काम था। ये मामला क्यों आया? ये मामला तब आया जब कश्मीरी माइग्रेंट्स की चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमने ਆਪ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अवधि में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है, भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर। इनकी सरकार, चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं, आओ तुम्हें बढ़ा रहे हैं। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया, इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। महंगाई आपको बढ़ाना होता है, उसके लिए 1000 तर्क आपके पास मौजूद है। दूसरी बात,
अभी तो शुरू हुआ, फिर से बोलना शुरू कर देते हैं लोग। इनको महंगाई बढ़ाना है, सुनना कुछ नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, जब कोरोना की महामारी आई, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, लोगों को रोजगार की अभी आवश्यकता है, आपने मनरेगा का बजट घटा के 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ कर दिया। उसमें भी 18,000 करोड़ रुपए पुराना बकाया देना है। 54,000 करोड़ रुपए आपने मनरेगा का बजट कर दिया। मनरेगा का बजट आप घटा रहे हैं। और मनरेगा में आपकी स्थिति क्या है? यह आपका दिया हुआ जवाब है, मेरा जवाब नहीं है सर। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। आंध्र प्रदेश में औसत 30 दिन, अरुणाचल में 47 दिन, आसाम में 22 दिन, बिहार में 36 दिन, छत्तीसगढ़ में 29 दिन, गोवा में 19 दिन, ऐसे ऐसे करके मध्य प्रदेश में 31 दिन। साल में मात्र 31 दिन, 30 दिन, 20 दिन आप रोजगार दे पा रहे हैं मनरेगा के जरिए, जिसका आप पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने मनरेगा के जरिए बहुत रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगारों की अगर हम बात करें मान्यवर, हर क्षेत्र में ठेका प्रथा इन्होंने लागू कर दी। नौकरियां देने के बजाय आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा। और यह ठेका प्रथा एकमात्र कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जरिया है। 50,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, 20,000 रुपए में साइन कराया जाता है। और जो मजदूर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो ठेके पे काम करने वाले नौजवान होते हैं, उनको 50% से भी कम पैसा दिया जाता है। यह होता है ठेका प्रथा। ठेका प्रथा एक गुलामी प्रथा है मान्यवर। इसलिए जो ठेका प्रथा पे लगे हुए लोग हैं उनको रेगुलराइज कीजिए। और इस ठेका प्रथा के जरिए हिंदुस्तान के तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जहां दलितों के लिए आरक्षण है, जहां पिछड़ों के लिए आरक्षण है, हमेशा से आपकी दलित और पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है, उसके कारण से आप इस ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण धीरे धीरे करके सारे विभागों में आप खत्म करते जा रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, काला धन की बात अगर हम कर लें, आप ढिंडोरा पीटते थे 300 लाख करोड़ काला धन आएगा, 50 लाख करोड़ काला धन आएगा। आपके राज में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया। काला धन बढ़ता जा रहा है आपके राज में। कौन कौन से लोग हैं उसका भी खुलासा कीजिए। किसका काला धन है जो बढ़ा है? बीजेपी के नेताओं का है कि उद्योगपतियों का है कि अधिकारियों का है कि कर्मचारियों का है? किसका काला धन है? कहां से काला धन बढ़ गया? इसका खुलासा कीजिए। काला धन के नाम पर आपने इस देश की जनता को गुमराह किया। लोग आज भी मान्यवर 15 लाख की राह लगाए हुए कि उनके खाते में 15 लाख आएगा, उनके खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़ दीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात आपने कही, रोजगार आप खत्म करते जाते हैं। रेलवे की भर्ती का जिक्र मैंने किया था मान्यवर। दौड़ा दौड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं, FIR कराते हैं, मुकदमे कराते हैं, रोजगार उनको देते नहीं। NPA का जिक्र अभी विनय विश्वम जी कर रहे थे। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ जावे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली के लिए एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है। ये दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। दिल्ली सरकार अपनी फिल्म पॉलिसी के माध्यम से इसको और बेटर बनाएगी। दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बहुत प्रोफेशनल तरीके से खड़ा करेगी, ब्रांडिंग करेगी। हर साल दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और विविधता को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और देश भर की फिल्म बिरादरी को फेस्टिवल में बुलाया जाएगा। ये फेस्टिवल टूरिस्ट को भी एक अलग अनुभव देगा, एक अच्छा अनुभव देगा। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। As per the Punjab Reorganization Act of 1966, when United Punjab was divided, Chandigarh was the common capital, temporary common capital of Punjab and Haryana. And as per this act, all employees at the ratio of 60% from Punjab and 40% from Haryana were to be recruited for Chandigarh only. There is no provision for any other cadre to be recruited here. Sir Rajiv Longawal Accord also ensured that in 1986, Chandigarh would be transferred to Punjab. It is our capital. However, unilaterally successive governments ने लगातार हमारे क्लेम को डाइल्यूट करने के लिए अब जैसे ये सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई कर दिया गया है, जहां बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह इस यूटी में भी चंडीगढ़ में भी दूसरे एम्प्लॉयज जा सकते हैं। हालांकि ये हमारे अकॉर्ड के एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध में है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के एम्प्लॉयज के बिना और कहीं से कोई आ सकता है। तो ये हमारे हक पे हमारी कैपिटल सिटी हमसे खोने का एक डाका है। इसी तरह बीबीएम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जहां 56 साल से हमारा पावर मेंबर रहा है, जो हमारे पानी की राखी करते हैं, उनको डैम सेफ्टी बिल से सेंट्रल कंट्रोल में लाने के लिए हमारे मेंबर को 56 साल के बाद निकाल दिया गया है। सो सर, लगातार हमारा क्लेम जो हमारे कैपिटल, ये एक इमोशनल इशू है पंजाबियों के लिए। चंडीगढ़ हमारा है, हमें इसको वादा किया गया था, और अब हमारा पानी हो या हमारा कैपिटल, हमारे एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, टीचर्स को सबको वहां से निकाल के हमारी माँ बोली पे, इस सब पे हमारा क्लेम इसको घटाया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और फेडरल सिस्टम का वायलेशन है। तो मैं आपको इम्प्लोर करती हूँ, आपके राही सरकार को, कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, लोंगोवाल राजीव अकॉर्ड जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, आप इसको पूरा इसका हक दिलवाइए और चंडीगढ़ को, पंजाब को ट्रांसफर जल्द से जल्द कराइए। हमारा कैपिटल हमें दीजिए जी। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।